देखिए, जो तीसरा नियम है न्यूटन का, दूसरा नियम की अगर हम बात करें, दूसरा नियम हमें क्या देता है? बल का व्यंजक देता है, बल का समीकरण देता है। क्या देता है? दूसरा नियम हमें देता है कि F जो होता है बाह्य बल, जो बाह्य बल होता है वो क्या होता है? बाह्य बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर, यही होता है ना। संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है मतलब क्या है? संवेग मतलब क्या? डेल्टा पी। संवेग में परिवर्तन दर मतलब क्या? डेल्टा पी और डेल्टा डेल्टा टी, यही है ना। अरे पी मतलब क्या होता है? संवेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अरे भैया पी इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी, ये होता है ना संवेग। पी माने संवेग को क्या दर्शाते हैं? पी से। और एम माने क्या? द्रव्यमान। बी माने क्या होता है? वेग। वस्तु के द्रव्यमान का और वेग का गुणा कर दो, उसमें क्या होता है? संवेग। नहीं समझाया था मैंने कि अगर आपको एक साइकिल से टक्कर लगेगी तो चोट आपको कम आएगी, लेकिन अगर उसी के विपरीत अगर आपको एक ट्रक से टक्कर लग गई उसी स्पीड में ट्रक से टक्कर लग गई ना, तो भैया आप लोग निपट जाओगे। भले इसकी स्पीड भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसकी स्पीड भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। वेग, वेलोसिटी, स्पीड उसकी, वेग, एम माने क्या? द्रव्यमान। कोई भी चीज बढ़ाओगे संवेग बढ़ता है। संवेग संरक्षण की दर को क्या कहते हैं? भैया जितना कितना फोर्स लगता है बाहुबल, बाहुबल का मान काय के बराबर होता है? बाहुबल का मान काय के बराबर होता है? संवेग संरक्षण की दर, यही होता है। यही बताया था कि नहीं बताया था? और इसको सिद्ध ऐसे किया था मैंने, तुम्हें याद हो गया, याद हो तो मैंने कहा था कि साहब संवेग संरक्षण की दर, हमने कह दिया कि साहब अब संवेग संरक्षण, हमने कह दिया साहब संवेग, संवेग मतलब क्या भैया? पहले का संवेग m1 v1 माना, हमने कहा साहब इसका परिवर्तन की दर है। दूसरा क्या है? m2 और v2, ये पहले वाला संवेग, दूसरे वाला संवेग बटे t। या तुम कह दो तो भैया T1 माइनस T2, कुछ भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है? भाई हमने m को क्या ले लिया था? कॉमन ले लिया था। और v1 या v2 माइनस v1 बटे t, ये मान काय का होता है? ये काय का मान होता है बताओ? त्वरण का मान होता है। काय का होता है? त्वरण का। त्वरण का मान होता है, तो इसकी जगह क्या रख दिया मैंने? a रख दिया, तो क्या हो गया? F इक्वल टू एम ए। ये हमने सिद्ध किया था दूसरे नियम से, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो यही तो सिद्ध किया था। संवेग F इक्वल टू एम, इसको m2 कर दो, m2 m1। संवेग क्या? संवेग क्या? द्रव्यमान गुणा वेग। और संवेग में परिवर्तन की दर माने क्या? भाई पहले संवेग और फिर बाद वाला संवेग में क्या चेंजेस हुआ है, तो हमने भैया बाद वाले से पहले वाले को घटा दिया। यही क्या है? संवेग में परिवर्तन की दर माने टाइम। संवेग बदलने में कितना समय लगा, यही लिख दिया मैंने। यही तो है दूसरा नियम। क्या कहता है दूसरा नियम? कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य उसमें संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यही तो लिखा है, किसी वस्तु में लगने वाला बाह्य संवेग परिवर्तन। संवेग नहीं जानते तो संवेग बता दिया ये 2 दिन। संवेग मतलब क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग होता है। अगर ये नहीं जानते तो फिर दिक्कत है। देखो भैया अपने सीख नहीं पाओगे, साइंस से की इतिहास थोड़ा ना है कि तुम अपने हिसाब से। मैंने बार बार कल भी कहा था, पर मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप संवेग, आवेग, त्वरण, एक्सीलरेशन, या मतलब आप विस्थापन, चाल, स्पीड, अगर ये चीजें छोटी छोटी चीज नहीं समझ पाओगे तो तुम साइंस, तुम फिजिक्स में आगे बढ़ोगे कैसे? ये तो बच्चों वाली बातें हैं ना।
फिर आपसे अगर कोई कहे कि तुम थोड़े हल्के फुल्के न्यूमेरिकल कर लो, तो कहाँ से कर पाओगे जब तुमको यही पता नहीं कि एम मान क्या है, एफ मान क्या है, भी मान क्या है, और क्या संवेग, क्या त्वरण, क्या आवेग। फिर दिक्कत हो जाएगी भैया, है ना। छोटे छोटे बच्चों वाली 9th-10th की चीजें आएंगी यार, ये समझ रहे हो बात को। तो हमने क्या कहा कि साहब दूसरे नियम अनुसार कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य उसमें संवेग परिवर्तन की दर, ये हो गया परिवर्तन, ये हो गया परिवर्तन, और ये हो गई दर। ठीक है, और इसी से मैंने क्या निकाल दिया था, m इंटू ए, क्योंकि b2 माइनस b1 अपॉन टी की जगह मैंने क्या रख दिया है, a, क्योंकि यही होता है वेग में परिवर्तन की दर, क्या होता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन, ये हो रहा वेग में परिवर्तन की दर, मान क्या होता है, त्वरण। ठीक है, तो m इंटू ए बराबर होता है। ये तो पूरी कहानी थी, पर मैं तो यहाँ पर आपसे ये कह रहा हूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया, अगर डेल्टा लगा देते हैं उसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। डेल्टा पी माने क्या, संवेग परिवर्तन। संवेग को दर्शाते हैं पी से, दर्शाते हैं पी से, तो मैंने लगा दिया डेल्टा, मतलब क्या है, संवेग में परिवर्तन। टी माने दर, डेल्टा टी। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं इसमें संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये कहता है संवेग संरक्षण का नियम, यदि f का मान कितना हो जाए, शून्य, क्या हो जाए, शून्य, तो बताओ डेल्टा p अपॉन डेल्टा t का मान कितना होगा, शून्य ही होगा ना। जब कोई बाह्य बल लग ही नहीं रहा है तो संवेग में परिवर्तन होगा क्या, कुछ नहीं होगा। अगर किसी में बाह्य बल लगाया ही नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि ये बड़ा बाह्य बल कितना, जितना बाह्य बल का मान कितना होगा, जितना संवेग में परिवर्तन की दर होगी उतना ही बाह्य बल होगा। बात सही में आ रही। तो ये ही, क्या अगर मैं कह दूं कि f का मान 0 है, मगर कोई बाह्य बल नहीं लगा, तो संवेग में परिवर्तन होगा क्या, कुछ नहीं होगा। बात सही नहीं आई भैया, क्या कह रहा हूं कि संवेग में परिवर्तन की दर भी कितनी होगी, शून्य होगी, यदि कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया। ठीक है, ठीक। और अगर मैं और सरल तरीके से समझाता हूं, तो जैसे मान लो एक होश आवास में समझ में कि मूल से बैठू करे, अगर नहीं बैठने तो फिर मर जाओ। पर देखो, जैसे मान लो मैं, मेरे आगे एक कोई चल रहा था, ठीक, ये मैं हूं, मैं दौड़ रहा हूं इधर, और मेरे आगे कोई एक आदमी और दौड़ रहा है, ठीक, ये भी दौड़ रहा है इधर, हम दोनों एक दिशा में दौड़ रहे हैं। वो मेरे से आगे, मैं उससे पीछे हूं। ठीक है, मैं चल रहा हूं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और सामने वाला चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, रास्ता एक ही हैगा। क्या होगा, थोड़ी देर बाद मैं इसमें आके भिड़ूंगा। क्या मेरी स्पीड कितनी हैगी, समझ में आ रही का भैया, मेरी स्पीड कितनी हैगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और जागी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, मैं जब इसमें भिड़ूंगा, जब मैं इसमें लगूंगा, तो बताओ इसकी स्पीड में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा। अच्छा, मेरी स्पीड में चेंज कुछ होगा कि नहीं होगा, क्या हुआ, घट जाएगी। क्या हो जाएगा, बात सही में आ रही है। ये सरल सी बात है कि मैंने मामा दो धक्का, वो आगे सरक जाएगा और मेरी स्पीड ने कम हो जाएगी। जितनी स्पीड मेरी कम होएगी उतनी ही स्पीड बाकी बढ़ेगी। बात सही में आ गई। तो जो ही कहा वो संवेग संरक्षण। आ रही बात सही में। ये जो बल है ये क्रिया बल और इसके उल्टे प्रतिक्रिया बल। यहां पर लग गया कौन सा नियम, तीसरा नियम, क्योंकि जितनी ताकत से मैं इसको आगे की ओर धकेलूंगा उतनी ही ताकत से मैं पीछे की ओर हो जाऊंगा। आ रही है बात समझ में। यही तो है संवेग संरक्षण। मतलब देखो, जो बल लगाया गया है, जितना बल मैंने उसको लगाया उतना ही बल उसने मुझे भी लगाया। वो आगे बढ़ गया, उसकी स्पीड बढ़ गई और मेरी स्पीड थोड़ी सी घट गई। जैसे कि रॉकेट काम करता है, जितनी स्पीड से ऊपर उड़ेगा उतनी स्पीड से, बात सही मारी, हवाएं गैसें नीचे की ओर आएंगी, या जितनी स्पीड से गैसें नीचे की ओर आएंगी उतनी स्पीड से रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ेगा।
बात सही में आ रही? चलिए, तो हम इसको देख लेते हैं भैया, क्या कह रहे हैं संवेग संरक्षण में। ध्यान से पढ़ना। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ न्यूटन के तृतीय नियम को संयोजन कर दें, मतलब हम जोड़ दें, तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम संवेग संरक्षण का नियम सामने हमारे आता है। यानी संवेग संरक्षण न्यूटन का दूसरा नियम प्लस न्यूटन का तीसरा नियम, दोनों के संयोजन से ही कौन सा नियम आता है? संवेग संरक्षण का। इसके अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय सिस्टम पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा हो। क्या कहा मैंने? यदि F का मान कितना हो? 0। नहीं लग रहा मतलब क्या? F का मान क्या हो? 0। तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। क्या रहता है? मतलब उसमें संवेग संरक्षण हमेशा नियत माने स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या भैया नहीं होता? मैंने कहा साहब P डेल्टा P अपॉन डेल्टा T B बराबर कितना होगा? 0 होगा। बताओ क्या संवेग में कोई परिवर्तन, संवेग में कोई परिवर्तन होगा? संवेग की दर, संवेग परिवर्तन की दर में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कोई बल नहीं लगे। तो और तुम्हें सरल तरीके से समझाऊं, क्या संवेग में कोई फर्क पड़ा क्या? संवेग तो वही का वही है, और ना ही संवेग की दर में कोई प्रभाव पड़ा। संवेग क्या है? m इंटू वी। देखो, जो इसका संवेग रहा होगा वो पहले था और वो ही अब है। जैसे देखो, आपको उदाहरण दूं, जैसे आपकी परीक्षा हुई, आप संवेग संवेग 0 नहीं हुआ, नहीं सोचो संवेग 0 हुआ है, संवेग में परिवर्तन की दर 0 है। नहीं तो सोचो संवेग 0 है, संवेग तो 0 हो नहीं सकता। जैसे मैं समझाऊं, जैसे आपने आपने एग्जाम दिया, आपने छमाही परीक्षा, आप कितने नंबर आए? 70 नंबर आए। कितने आए? 70। और आपकी वार्षिक परीक्षा में कितने नंबर आए? 70 नंबर आए। क्या आपके नंबर 0 हुए हैं क्या? नंबर तो आपके 70 ही हैं, पर नंबरों में परिवर्तन 0 है। नहीं आई बात समझ में? तुम सोचो संवेग 0 कर दो, संवेग 0 नहीं है, संवेग में परिवर्तन की दर 0 है। बात सही में आ रही कि नहीं आ रही? संवेग तो जो था वो है ही, संवेग तो जितना इसमें है उतना ही रहेगा। बस संवेग डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? संवेग में परिवर्तन, m2 mb माइनस m1 b1। एक संवेग में से दूसरे संवेग को घटाना परिवर्तन कहलाता है। कहलाता है परिवर्तन, यानी कि ये परिवर्तन नहीं हुआ। अगर यहाँ हमने कहा 70 आया और यहाँ कहते आए थे हम 80 आए, ये यार सॉरी 80 आ गया या 70 आ गया, तो 10 का चेंजेस होता, पर नहीं हुआ ना। जितना पहले था उतना बाद में। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब तक कोई बाहुबल ना लगाया जाए तो संवेग में परिवर्तन भी, संवेग परिवर्तन दर में भी कोई बदलाव नहीं। यह संवेग परिवर्तन दर कैसी होती है? नियत होती है। नियत मतलब स्थिर। पहले भी 70 थे और अब भी 70 हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ। इसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं नियत। क्या कहते हैं? नियत माना स्थिर। क्या कहते हैं? बात सही में आ रही मेरी? क्लियर है कि नहीं है? चलो ठीक है। अर्थात संरक्षित रहता, अर्थात संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक, अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है, यदि मैंने कहा कि मेरे संवेग में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब देखो संवेग में परिवर्तन क्या से होगा? जैसे मान लो मैं था, बस ध्यान रखो संवेग माने क्या? m इंटू वी। संवेग माने क्या होता है? m इंटू वी। m माने द्रव्यमान और v माने वेग। ठीक है, किसी भी चीज में कमी होगी तो संवेग कैसा हो जाएगा? कम। कोई भी चीज बढ़ेगी, या चाहे m बढ़े चाहे v बढ़े, संवेग क्या होगा? बढ़ेगा। m या v में से द्रव्यमान या वेग में कोई भी कमी होगी तो संवेग क्या होगा? घटेगा। मैं सामने वाले में टकराया तो भैया ऐसा नहीं मेरा द्रव्यमान कम हो जाए, द्रव्यमान जितने उतरे का कम हो जाएगा, मेरा वेग कम हो जाएगा। मैं जोर से जा रहा हूं तो वो धीरे जा रहा हो, तो मैं वहां में भिड़ गया आके, तो मेरी स्पीड का होगा ने कम हो गई, तो मेरा वेग ने कम हुआ, और वेग कम हुआ तो मेरा संवेग भी हुआ कि नहीं हुआ? जितना संवेग मेरा कम होगा उतना संवेग सामने वाले में, ताकि बाकी स्पीड
द्रव्यमान पर फर्क पड़ना नहीं है। बात समझ में आ रही? यही सिंपल सी बात है। अर्थात एक वस्तु में जितना संवेग परिवर्तन होता है, दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है। ध्यान रख लेना, बल और प्रतिक्रिया बल दो अलग अलग वस्तुओं पे लगेंगे। मुझ में जो बल लगा, मैंने उसमें जो बल लगाया वो बल था, और उसका बल जो मेरे में लगा वो क्या था? विपरीत बल था। ये बात समझ ना, दूसरी वस्तु में उतना ही संवेग परिवर्तन कैसा होगा? विपरीत दिशा में। कैसा होगा? विपरीत दिशा में हो जाता है। बाकी स्पीड आगे बढ़ गई, मेरी स्पीड पीछे। क्या बात समझ में आ रही भैया? ठीक है। अतः जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, मान लो कि ऊपर से नीचे टपक रहा है, गिर रहा है। अच्छा, आपने एक वो देखा होगा, एक सिस्टम होता है, आपने अभी आप सर्च कर लेना। तो मैंने कहा कि साहब हमने 1 2 3 4 5 अपने इस पर लटका दिए, देखा आपने? हम इसको मैं उठाऊं और यहां से करके छोड़ दूं तो कौन सा आगे बढ़ेगा? केवल एक आगे बढ़ेगा। देखा है कभी ये? देखा है? अगर 2 उठाऊंगा ये 2, तो ये 2 आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर ये 3 उठाऊंगा तो ये 3 आगे की बढ़ेंगे। यदि 4 उठाऊंगा तो ये 4 आगे की बढ़ेंगे। अगर इस ऐसे हिलाते हैं अपन इनको, ठीक। और वीडियो अपन भी लेंगे एक मशीन ऐसी नहीं बताया कर करके। तो क्या कहें, देखो ध्यान सुनना आप। अतः जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। उसका वेग बढ़ जाता है, क्यों? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। क्योंकि आप जानते हैं वेग क्यों बढ़ेगा? क्योंकि उसको लगातार पृथ्वी अपनी ओर खींच रही होती, ठीक है, जिससे उसका संवेग भी बढ़ जाता है। वेग काय के वजह से बढ़ा था? गुरुत्वीय त्वरण की वजह से। और जब वेग बढ़ेगा तो आप जानते हो, वेग बढ़े या द्रव्यमान बढ़े, कुछ भी बढ़े, संवेग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वस्तु भी पृथ्वी को ऊपर की ओर खींचती है। ये मैंने देखो, आप जानते हैं कि 2 पिंड जो भी हो, गुरुत्वाकर्षण बल तो उनमें लगेगा m1 इंटू m2। किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करता है? एक का द्रव्यमान गुणा एक का द्रव्यमान इंटू दूसरे का द्रव्यमान। मान लो पृथ्वी चंद्रमा खींच रही है, तो चंद्रमा भी तो पृथ्वी की ओर को खींच रहा है। बस जैसे मैंने कहा कि साहब ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब जिसका वजन ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, छोटा पुरुष क्या करने लगता है? परिक्रमा करने लगता है। अगर चंद्रमा ने एक और छोटा हो तो पृथ्वी पर गिर जा, तो थोड़ा सा बड़ा है इसलिए वो नहीं गिर रहा, थोड़ा दूर है। क्या होता है? m1 इंटू m2। पृथ्वी एक का वजन गुणा दूसरे का वजन, द्रव्यमान इंटू क्या होता है? r²। दूरी बढ़ेगी, बल घटेगा। द्रव्यमान बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। ये इससे क्या ज्ञात करते हैं? इससे हम 2 पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करते हैं। कौन कितनी ताकत से एक दूसरे को खींच रहे हैं ये पता करते हैं। आ रही बात से? ठीक है। इससे देखो अब क्या होता है, जैसे मान लो ये वस्तु है कोई, ये पृथ्वी को खींची हमने, तो लगातार गिरेगी, तो इस पे गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से ये आगे हर पल इसकी स्पीड बढ़ेगी। क्या है? क्या? त्वरण। त्वरण काम करता है। त्वरण माने क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। 1 सेकंड में लगे स्पीड इतनी, अगले सेकंड में स्पीड इसकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर बढ़ती ही जाएगी। और जब स्पीड यानी वेग बढ़ेगा तो स्वाभाविक सी बात है संवेग भी बढ़ेगा। ये बात सही में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो भैया हम क्या कह रहे हैं, लेकिन ये वस्तु भी तो पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है। इसको पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, पर ये भी तो पृथ्वी को अपनी ओर खींच रही है, पर पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी पर ये कोई प्रभाव नहीं डाल पाती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींच रही है। भाई इसमें भी तो वजन है कुछ ना कुछ, है ना? बस दूरी बहुत ही कम है, दूरी घट रही। देखिए, जिससे पृथ्वी को भी ऊपर की ओर संवेग उसी दर में बढ़ जाता है।
इस प्रकार पृथ्वी प्लस वस्तु का संवेग संरक्षित रहता है। चूंकि पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तु के द्रव्यमान की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अतः पृथ्वी में उत्पन्न वेग उपक्षीणीय होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो पृथ्वी में कोई जो है वेग उत्पन्न वस्तु नहीं कर पाती, लेकिन वस्तु में वेग उत्पन्न कर देती है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट में गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं। देखो आप, ये गैसें निकल रही नीचे की ओर, जितने वेग से नीचे की ओर गैसें निकलेंगी उतने ही वेग से रॉकेट ऊपर की ओर बढ़ेगा। लेकिन आप एक बात और दिमाग में लगाओ, एक बात और दिमाग में लगाओ कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो द्रव्यमान है, इसका वजन है रॉकेट का, रॉकेट में जो नोदक भरा हुआ है, नोदक किसे कहते हैं आप जानते हैं? रॉकेट के ईंधन को क्या कहते हैं? नोदक। और द्रवता हाइड्रोजन को इसमें भरा जाता है। भारतीय नोदक जो होता है पहली अवस्था में होता है, इसमें द्रव होता है और फिर क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। जब द्रव जल जाता तो क्या क्या शुरू होता है? ठोस शुरू होता है। आ रही बात समझ? लेकिन अब ये जलेगा गैस या नोदक, तो इस रॉकेट का द्रव्यमान भी तो कम होता। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देख क्या कह रहे हैं, रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं, जो रॉकेट को ऊपर की उठाने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। ठीक है, रॉकेट प्रणादेन, रॉकेट का जो नोदक, देखिए किसी रॉकेट की उड़ान उन शानदार उदाहरणों में से एक है जिनमें न्यूटन का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण का नियम स्वयं ही अभिव्यक्त करता है। क्योंकि आप जान रहे हैं तीसरा नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक, इसमें ईंधन की दहन से पैदा हुई गैसें बाहर निकलती हैं और इसकी प्रतिक्रिया रॉकेट को धकेलती है। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है, रॉकेट का द्रव्यमान भी कम होता रहता है, क्योंकि रॉकेट में से गैसें निकलती रहती हैं। वो गैसें कहां से निकल रही हैं? रॉकेट में से निकल रही हैं। बात सही में आ रही? ठीक, चलिए तो ये हमारा क्या हो गया? संवेग संरक्षण। इसका हम बात कर रहे हैं क्या है कि घर्षण की। घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है भाई? देखो घर्षण में आप सबसे पहले समझ लीजिए कि घर्षण है क्या, फ्रैक्शन है क्या। एक प्रकार का विपरीत बल ही क्या कहलाता है? घर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? जहां विपरीत बल, ये आदमी इसको इधर धक्का मार रहा है तो इस पर एक बल इस तरफ की ओर काम कर रहा है, यानी कि जब भी घर्षण होगा तो क्या होगा? विपरीत बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? गति के विपरीत। एक चीज क्या करेगा? गति को कम करेगा। क्या करेगा? गति को कम करेगा, गति को कम करेगा। हम खड़े हैं काय की वजह से? खड़े हैं घर्षण की वजह से। हम चल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं काय की वजह से? घर्षण की वजह से। आ रही बात सही में? अगर घर्षण ना होता, नेक बहुत चौमास हो जाए तो, कचाव मचाव हो जाए तो, कीचड़ वगैरह, अपन कैसे गिरते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पैरों में क्या नहीं होता? घर्षण नहीं होता। कीचड़ स्नेह का, चिकनाई का, ल्यूब्रिकेंट का काम करता और हम फिसल के गिर जाते हैं। ठीक है, देखिए घर्षण, जब कोई वस्तु किसी तल पर फिसलती है, सरकती है, तो उसकी गति विपरीत दिशा में एक प्रतिरोधी बल का, मैं जा रहा हूं आगे की ओर, बल लगेगा पीछे की ओर। हमेशा घर्षण बल कैसा होता है? गति को कम करता है, इसका मान कायम आता है, माइनस में होता है। कायम होता है क्योंकि ये विपरीत दिशा में काम करता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। तो घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, वैसे 4, एक चौथा और होता है लेकिन वो एकदम मामूली होता है। तो घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं: स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लोटनिक घर्षण बल। देखो ये सामने वाला व्यक्ति इस वस्तु को धक्का मार रहा है, ये वस्तु रखी हुई है, ठीक है, तो अभी इसमें कौन सा बल है? स्थैतिक। देखो घर्षण बल वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थैतिक और दूसरा होता है गतिक।
स्थैतिक घर्षण, गतिक घर्षण। समझना मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं? घर्षण बल दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण बल और, देखो घर्षण के दो टाइप हैं, घर्षण बल के दो टाइप हैं। एक होता है स्थैतिक, क्या होता है? स्थैतिक, स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है? गतिक। क्या होता है? गतिक। इसमें क्या होता है? गति। गतिक घर्षण दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा, एक होता है हमारा सर्पी घर्षण। क्या होता है? सर्पी घर्षण। और दूसरा हमारा होता है लोटनिक। क्या होता है? लोटनिक घर्षण। क्या होता है? लोटनिक घर्षण। देखो जैसे मैंने कहा, मैं जब कुर्सी ये खींच रहा हूं, ये क्या है? ये है सर्पी। क्या है? सर्पी। जब तक ये रखी है, इसमें कौन सा है? कोई गति है क्या? नहीं है। तो ये कौन सा बल है? ये कौन सा घर्षण है? स्थैतिक घर्षण है। और ये खिसका नहीं लगा मैं, तो क्या हो गया? सर्पी घर्षण। और अगर जहां मैं कल लगा जाए पहिया, तो वो क्या हो जाता है? लोट। है ना? जैसे हमने हमने कहा अपन जो वो होते हैं, अपना बैग होता है, बैग इसमें अपन खींचते हैं बैग, और इस बैग को खचो रहे हैं अपने से ही, तो ये कौन सा बल लग रहा है यहाँ पर? सर्पी। बैग रखा है यहाँ पर, यहाँ पर बैग रखा है, ये बैग रखा है यहाँ पर, तो ये कौन सा है? स्थैतिक घर्षण। और इस बैग में हमने कहा साहब, हमने यहाँ पर क्या लगा दिए? पहिया। क्या लगा दिए? पहिया। तो ये क्या हो गया? लोटने को। बात सही में आ गई? ठीक है। तो घर्षण बल, अब बताओ सबसे ज्यादा मान किसका होगा? स्थैतिक घर्षण का। बिल्कुल, ये रखी हुई है, सबसे ज्यादा विपरीत बल काम करे, सीधी वस्तु क्या रखी हुई है? स्थिर रखी हुई है। सबसे ज्यादा मान काय का हुआ? स्थैतिक घर्षण का। काय का हुआ? स्थैतिक घर्षण। किसका होगा? स्थैतिक घर्षण का। ठीक है। गतिक घर्षण, इसके बाद काय का मान होगा? सर्पी घर्षण का। मो जाए खींचवे में ज्यादा ताकत पड़ेगी कि झड़कावे में? बैग घसोटेंगो, खींचेंगो तो घसेगो, तो भाई जम जहाँ ताकत लगेगी। अगर जब मैं पहिया लगा दूंगा तो ये बढ़िया आराम से धड़क जाएगा। तो सबसे ज्यादा मान काय का? स्थैतिक घर्षण का। उसके बाद में सर्पी घर्षण, और लास्ट में सबसे कम मान काय का होता है? ठीक है, सबसे कम मान काय का होता है? जब पंखा बंद कर दूं, देखो उसको पढ़ें, देखिए क्या कह रहे हैं। जब कोई वस्तु किसी तल पर फिसलती है, तो उसकी गति की विपरीत दिशा में एक प्रतिरोधी बल कार्य करता है। इस बल को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले स्थैतिक घर्षण बल, जब वस्तु रखी हो, सबसे ज्यादा मान इसी का होता है। दूसरा होता है सर्पी घर्षण घर्षण, जिसमें हम वस्तु को खींचते हैं, सरकाते हैं, घसीटते हैं, उसमें है ना। और तीसरा होता है लोटनिक घर्षण, जिसमें हम ये उसमें पहिए लगाकर उसको धड़का देते हैं। क्या कहते हैं? धड़का देते हैं। ठीक। अब चूंकि ये हमारे, इसका मान कैसा होता है? हमेशा माइनस में होता है। ये हमारे बल के विपरीत लगता है, इसलिए ये क्या करता है? हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक। हमारी ऊर्जा ज्यादा नष्ट होती है। इसीलिए घर्षण बल को हम कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की, जैसे मशीन है, अब मान लो मशीन है, वो मशीन में अब मोटरसाइकिल पहिया है, पहिया पहिया न लगाते वहां में, तो ऐसे घसटती, कितनी ताकत लगती। और पहिया में भी यदि बना होती, टूट जाए, बाकी बेरिंग टूट जाए, क्या टूट जाए? बेरिंग, तो खड़ा फड़ा उड़ेगी। बात सही में आ रही? तो ताकत ज्यादा लगेगी। पुरानी तुमने गाड़ी देखी है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में नहीं होती बेरिंग, उसमें सीधे वो रहता है एक लोहे का डंडा, है ना। उसी में क्या लगा रहता है? पहिया लगा रहता है। उसको हम घर्षण कम करने के लिए उसमें उसमें ओंगन करते हैं। क्या करते हैं? ओंगन मतलब ऑयल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑयल लगा देते हैं, जिससे कि उसमें चिकनाई बनी रहे। ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है? गति की दिशा अगर इधर है, तो बल की दिशा कैसी उतार दी? विपरीत। घर्षण कैसा होगा? ये हम इधर से बल लगा रहे हैं, तो आगे की ओर क्या हुई? गति। तो घर्षण किधर होगा? विपरीत दिशा में। ये कौन सा है? स्लाइडिंग घर्षण, है ना, सर्पी। और ये हमने का बल इसमें क्या लगा दिए? पहिए लगा दिए। क्या लगा दिए? पहिए। तो पहिए में घर्षण भी, इसमें थोड़ा सा क्या, इसे रोलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोटने। ठीक।
स्थैतिक घर्षण, जब कोई वस्तु जमीन पर रखी हो और उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और वह नहीं खिसकता है, रखी है, पूरी ताकत लगा रहे हैं हम, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, अर्थात दोनों सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे हम कहते हैं एफ एस। क्या है? एफ एस। तो बल तो तीनों है, तीनों घर्षण बल ही है, ठीक है। ये स्थैतिक है। कैसा है? स्थैतिक। क्लियर? सबसे ज्यादा मान इसी का होता है। जिसमें अब एक कार रखी है, उसको धक्का दे रहे हैं, नहीं ढड़क रही, नहीं ढड़क रही, तो कौन सा बल लगा उसमें? स्थैतिक घर्षण हो रहा है, सबसे ज्यादा मान। और हम 3-4 जने हम लग गए हो, ले भैया जोर से, है ना, अब की फिर तो जब धड़क वो शुरू, मतलब स्थैतिक घर्षण, ध्यान सुनना, स्थैतिक घर्षण और हमने कहा गतिक घर्षण। गतिक घर्षण चाहे तो वो सरकाने वाला हो और चाहे वो धड़काने वाला हो, चाहे तो सरपी हो अथवा लौटने को, तो हो सकता है, मतलब गति में आने। स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण के बीच में क्षणिक समय के लिए होता है सीमांत घर्षण। क्या होता है? सीमांत घर्षण। क्या होता है? सीमांत। ये चौथा टाइप में जो मैं कह रहा था आपसे, ये चौथा टाइप है। मैंने जो कहा था चौथा टाइप, क्या है चौथा टाइप? वस्तु का वह पॉइंट जब बिल्कुल स्थितिक अवस्था से गत अवस्था में चेंज होने वाली है, वो बस कुछ क्षण के लिए होगा। बात समझ में आ रहा है? कुछ सेकंड के लिए होगा, क्योंकि वो अभी जब तक वो रुकी हुई है तब तक वो कौन सा घर्षण है? स्थितिक घर्षण। वो चलने लगी तो कौन सा है? लेकिन एक वो मूवमेंट तो आएगा ना, हम दे रहे हैं भैया एक, अब की और, तो वो जो वो स्थितिक से कायम बदली गतिक में, तो उसी के बीच में क्या होता है? सीमांत घर्षण। क्या होता है? सीमांत। आ रही बात से? तो जब कोई वस्तु जमीन पर पड़ी रहती है, उसे खिसकाने के लिए बल लगाया जाए और वह नहीं खिसकता, अर्थात दोनों सतहों के बीच घर्षण बल कार्य करता है, इसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सर्पी मतलब घसीट दो, मारेंगे वो कम, घसीटेंगे ज्यादा, है। सुनिए, सर्पी घर्षण, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा किसी धरातल के मध्य, है ना, अब मैदान में खींच दो, घसीट दो तो छुल जाओगे पूरे, का लगेगा वो सर्पी घर्षण। तो उसकी सतह और वस्तु के मध्य जो बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्पी घर्षण बल कहते हैं। तो लौटने समझ गए? पहिया लगा घसीट दो। पहले अपन जब हल्के थे तो अपन बाप बैठ जाते जेरी पे। जेरी जानते हो ना? नहीं जानते जेरी? क्या जानते हो? एक ऐसी लकड़ी होती है जिसमें पीछे 2 हिस्से होते हैं, जिसपे अपन यहाँ पकड़ के, ये बैठा है, ये पप्पू बैठ गया और ये लला इसको खींच रहे, ये कौन सा घर्षण है? सर्पी घर्षण। फिर अपन होशियार हो गए तो अपन ने इसमें एक डंडा डाला। क्या डाला? डंडा। और उसमें लगा दी लकड़ी आके 2 चक्का, तो ये कौन सा घर्षण हो गया? लौटने घर्षण। नहीं भाई बात, लौटने घर्षण। इसे हम कहते चाहते हैं एफ आर से। एफ एस, एफ के, एफ आर। एक वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों के बीच लगने वाला घर्षण बल लौटने घर्षण कहलाता। देखिए क्या लिखा है? एफ एस बड़ा है एफ के से और एफ के बड़ा है एफ आर से। यानी सबसे ज्यादा मान एफ एस। एफ एस मान है स्थितिक घर्षण, एफ के मान है सर्पी घर्षण और एफ आर मान है लौटने घर्षण, रोलिंग। ठीक है, क्लियर हो गया घर्षण? अब देखो आगे पढ़ते हैं। घर्षण बल के उपयोग काय में करते हैं? घर्षण की वजह से क्या होता है? घर्षण बल के कारण ही हम सीधा खड़ा हो पाते हैं। केरा के छिकला पाँव पड़ जा रंगत रंगत में, तुम सीख जाओ घर्षण काय से कहते हैं, घर्षण कितना जरूरी है। घर्षण ना हो तो दांत सब टूट जाएंगे, सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे, पाँव रिसकेंगे, ऐसे लग जाएंगे। बर्फ पे गए हो, बर्फ पे अगर जितना घर्षण कम होगा उतना ही फिसलने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। आप वो जो जिन्हें स्लाइडिंग बोलते हैं, वो पैरों में पहनते हैं वो चक्का वाले जूता, वे पैर का तुम 1 मिनट खड़े नहीं हो पा रहे, बढ़ा ऐसे उड़ोगे, तो क्या हो गया? घर्षण कम हो गया। घर्षण बल के कारण ही हम जमीन पर चल पाते हैं। आपने देखे होंगे जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही, उनके जूतों में, ये मान लीजिए उनका जूता है, कोई जूता कैसा होगा, इसमें कह रहे थे नीचे छेद है, कह रहे थे ऐसे बोल रहे थे ऐसे, देखा है? उनके जूतों में क्या होते हैं?
ये जूता है, उसमें जूते में क्या रहते हैं, कांटे रहते नीचे। काय में, पर्वतारोहियों के जूते में, क्योंकि उन्हें काय पे चढ़ना पड़ता है, बर्फ पे चढ़ना पड़ता है, और बर्फ पे बहुत जल्दी फिसल जाते हैं, इसलिए वो ये जूतों में क्या होते हैं, कांटे लगे होते हैं, लंबे लंबे कीले होती हैं, जिससे कि वो बर्फ में फंस के आगे की ओर चढ़ पाए। आ रही बात समझ में? यदि सड़क पर घर्षण ना हो तो गाड़ी पहिए फिसल जाते हैं। अपने बाईपास पे डर रहा हो तो तुम्हें पता ही होगा, नेक पे डर जाती, माटी लाल मुरम डरी थी, और पानी की नेक बूंद पड़ जा केस सरकत थे, दे रहे हैं ब्रेक देत में गाड़ी सरक गई, भानो फट चुड़े। घर्षण बल ना होने के पर हम बरसात में चिकनी सड़क पर फिसलते हैं, है ना। वो मूलक उदाहरण हैंगे, तुम देखो, ठीक है, केला छिलका फलात पड़ जाते हो फिसल जाते हो, ठीक है। घर्षण से क्या हानि है, मशीनों के कल पुर्जे घिस जाते हैं, मशीनों में घर्षण के कारण अधिक ऊर्जा व्यय होती है, जितना घर्षण कम होगा उतनी कम ऊर्जा लगेगी। अरे जितना घर्षण कम होगा उतनी कम ऊर्जा लगेगी। गाड़ियों में घर्षण से पहिए घिस जाते हैं, ये सड़क से पहिए घिस जाते हैं। घर्षण के उदाहरण अपना देखें, घर्षण कम करने की विधियां क्या कर सकते हैं अपन, तेल लगा के, क्या लगा सकते हैं, तेल, स्नेहक लुब्रिकेंट, चिकनाई तेल, जिसमें अपन कह सकते हैं कि भैया ग्रीस लगा दें, ऑयल लगा दें, का प्रयोग करके, जैसे कि तेल अथवा ग्रीस इत्यादि। बॉल बेयरिंग का प्रयोग करके, जितने भी आपके मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, बस के टायर हैं, उनकी जो रॉड होती है बीच में से क्या लगी होती है, ये बेयरिंग लगी होती है, इसमें ये डाले हैं क्या, ये छर्रा डाले हैं, ये वाला इससे कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है, और अकेला ये घूमता रहता है। ये बेयरिंग लगा के क्या कर सकते हैं, घर्षण कम कर सकते हैं। साबुन के घोल का प्रयोग करके, कोई की चुनिया ना हीट रही हो हैं, तो एक साबुन लगा के ऐसे अपन क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। नुंगैया में अंगूठी फंस गई हुई, इस तरह तक घर्षण हो रहा है, हमने के तेल लगा के नुंग लगा के ऐसे आराम से निकाल लेते हैं। पाउडर का प्रयोग, कैरम खेला, कैरम, तो कैरम अपन क्या डालते हैं, पाउडर डालते हैं, उससे क्या हो जाता है, घर्षण कम हो जाता है। आ रही बात से? अब बात कर रहा हूं मैं अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। देखो अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, ध्यान सुनो, ये मैंने कहा कि साहब ये केंद्र है और कोई वस्तु यहां पर है, वो इस केंद्र की ओर खिंची जा रही है। मैंने एक सूतली से बांध लिया क्या, पत्थर, और उस पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाया। अब वो पत्थर जो अंदर की ओर खिंच रहा रस्सी से, वो कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल। आ रही बात समझ में, अभिकेंद्रीय बल। देखो अगर मैं एक छोटा सा पत्थर बांध लूं एक धागा से, और नीचे बड़ा पत्थर बांध लूं, आप ही घर में प्रयोग करके देख लेना, नीचे भले ज्यादा बड़ा पत्थर हो, मतलब ये अगर 50 ग्राम का हो तो ये तुम 200 ग्राम का बांध लो, और इसको तुम ऐसे घुमाओगे, हाथ छोड़ो ढीला, ऐसे घुमाओगे तो इसकी स्पीड के कारण ये बड़ा पत्थर भी छोटे पत्थर के कारण क्या हो जाएगा, उठ जाएगा, ये आपका हाथ में यहाँ आ जाएगा। समझ रहे क्या कह रहा हूँ, इस धागा लटका लाओ नीचे, नहीं आ रही समझ में, क्या बात, काय नहीं आ रही, निद्रा में हो गई का। एक पत्थर बांध ले नीचे, कुछ है नहीं बताता मैं आपको, यहाँ पे डोरी मोरी। देखो एक एक कोई खोखली बोले लो डंडा, एक खोखल डंडा ले लिया, इसमें मैंने डाला एक क्या, धागा, क्या डाला, एक धागा, ये धागा डाला ऐसे, इसमें मैंने बांध दिया यहाँ पे 200, ये मतलब थोड़ा सा जो है अपन इसको बड़ा कर देते हैं, ये धागा जो है नीचे तक आ गया, धागा ये धागा है, और यहाँ पर मैंने बांध दिया एक पत्थर, क्या बांध दिया, एक पत्थर बांध दिया। ये इस पत्थर का वजन कितना है, 200 ग्राम, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पत्थर बांध दिया, इस पत्थर का वजन है 50 ग्राम, कितना है, 50 ग्राम। अब इसको तुम पकड़ लो और इसको फिर ऐसे ऐसे घुमाओ, ये है नीचे और ये है ऊपर, तुम देखोगे कि ये 50 ग्राम का पत्थर भी इस 200 ग्राम पत्थर को बाहर, बिल्कुल ये यहाँ से ये डोरी बिल्कुल बाहर निकल जाएगी, ये पत्थर आपका यहाँ पर आकर अड़ जाएगा। सही मारी का कह रहा हूँ, ये तुम ऐसे घुमाओगे तुम देखोगे कि 200 ग्राम पत्थर भी इस 50 ग्राम पत्थर से उठ जाता, क्योंकि ये जो है ये इसमें बाहर की ओर बल काम कर रहा है, इस पत्थर में, उस बल का नाम क्या है, अपकेंद्रीय बल।
बाहर की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है? बाहर की ओर। लेकिन ये खिंचा हुआ है वो क्या है? वो हमारा अभिकेंद्रीय बल है। ये धागा का काम कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल। जैसे कि चलो एक उदाहरण और देता हूं। मैं इस गोला गोला मार्ग पे क्या चला रहा हूं? साइकिल चला रहा हूं। क्या चला रहा हूं? साइकिल चला रहा हूं भैया, साइकिल चला रहा हूं। तो आप देखेंगे कि साइकिल ऐसी झुक जाएगी। झुकती नहीं झुकती साइकिल? अगर साइकिल को मैं गोल 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 चलाऊं, मौत का कुआं देखा है? तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल एक तरफ ऐसी झुकी रहती है, वो घुमाता रहता है केंद्र की ओर। साइकिल सब चलाई हुई है भैया। साइकिल गोला गोला घुमाएंगे अपन, साइकिल अगर गोला गोला घुमाएंगे तो साइकिल ऐसी हो जाती कि नहीं हो जाए? मोड़ पे होती कि नहीं होती? मोड़ पे हो जाती। तो वो क्या कर होती? अभी केंद्रीय बल। केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है अभी केंद्रीय बल। जो कहां की ओर लग रहा है? केंद्र की ओर। अभी केंद्रीय बल होता है। देखिए, किसी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति रखने के लिए, गति कर मतलब ऐसे राउंड 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 इस तरीके से ये घूम रहा है ना? तो वृत्ताकार में गति कर, वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो बल क्या हो गया? F mv² अपॉन आर। mv² अपॉन आर। देखना, ध्यान सुनना। यहाँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि F=1/r या F=m या F=v²। आ रही बात सेम? यानी कि यदि आपने दूरी बढ़ाई तो बल घट जाएगा। बात समझ नहीं आ रही का? क्योंकि ये कैसा है? उल्टा है। सही में आ रही है? दूरी। आर माने क्या है? आर माने ये त्रिज्या है। आर माने क्या? ये त्रिज्या है, ये रस्सी है। जितनी पास में होगा उतना बल ज्यादा लगेगा, और जितना दूर होता जाएगा उतना बल कम होता जाएगा। ठीक। एम द्रव्यमान बढ़ाने पर भी बल बढ़ता है। ये संबंध कैसा है? समानुपाती। और अगर मैंने कहा स्पीड यदि दुगनी करोगे तो ये फिर 4 गुना हो जाएगा। बात सही में आ गई? क्योंकि ये क्या है? F=v²। बात सही में? ये वेग बढ़ाओगे तो भी बल बढ़ेगा। क्लियर है? यही तो है। अब इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया क्या? F=mv²/r। अभी केंद्रीय बल। F माने बल है। कौन सा बल है? केंद्र की ओर। अभी केंद्रीय बल मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स। अभी केंद्रीय बल याद रख लेना। अभी केंद्रीय अब केंद्रीय बाहर की होता है और अभी केंद्रीय अंदर। अगर ये अंदर की ओर लग रहा था तो अभी केंद्रीय, और ये बाहर की ओर लगेगा बल तो अब केंद्रीय। देखिए उदाहरण, उपग्रह का ग्रहों की परिक्रमा करना। मान लीजिए हमारी क्या थी? पृथ्वी। हमने कहा साहब ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, और ये चंद्रमा क्या कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। अब मुझे बताओ कि ये चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें एक अभिकेंद्रीय बल काम कर रहा है। नहीं, ये चंद्रमा बाहर न चला जाता। क्यों कर रहा है परिक्रमा? क्योंकि पृथ्वी इसको बीच में, पृथ्वी के केंद्र में अपनी ओर खींच रही है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल के लिए बल का कार्य कर रहा है। बात सही में आ रही? साइकिल का मुड़ना, साइकिल को अपन क्या करते हैं? मोड़ देते हैं तो झुक जाती है वो। मौत के कुएं मोटरसाइकिल सवार का मोटरसाइकिल चलाना भी क्या है? अभी केंद्रीय बल का उदाहरण है। ठीक है, टाइम आ गया। अभी केंद्रीय बल मतलब क्या होता है? केंद्र की ओर लगने वाला बल। F=mv²/r इसका सूत्र होता है। m क्या है? पिंड का द्रव्यमान, और v क्या है? पिंड का वेग, और r क्या है? वृत्ताकार मार्ग की ये त्रिज्या। ठीक है। अब केंद्रीय बल, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की एक ओर बल कार्य करता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। यह एक छद्म बल है। छद्म बल मतलब क्या है? कि ये हमको महसूस नहीं होता। देखना, मेरा सुनना। देखो भाई, ये सेंटर है और मैं यहाँ पे चला रहा हूँ साइकिल। मैं यहाँ पर साइकिल चला रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पर साइकिल चला रहा हूँ। अब ये साइकिल जब मैं चला रहा हूँ तो मैं
गोल गोल घूमूंगा तो मैं किस तरफ झुक जाऊंगा? केंद्र तरफ। ये झुक जाती साइकिल। लेकिन मुझे बताओ, अगर यही बल अकेला काम कर रहा होता तो मैं गिर ही नहीं जाता क्या? नेक दिमाग चल रहा हो काम। अकेला अंदर की ओर खींचा जा रहा होता तो मैं गिर जाता वहीं के वहीं। भाई कोई ना कोई तो मुझे इस तरफ भी खींच रहा है। अगर तुमने कभी मुझे चलाओ गोथना। गोथना जानते हो? गोथना पहले अपन गांव में, मका में, ज्वार में चरेरू तोता चिड़ियों को भगाते थे। एक रस्सी होती थी, उसमें रस्सी में धरते थे पत्थर बीच में, मतलब रस्सी में बीच में ये रस्सी ऐसी रस्सी होती थी, बीच में थोड़ा सा जालीनुमा होती थी, रस्सी होती थी। यहां रख लेते अपन बीच में क्या? पत्थर। और इसको अपन दोनों रस्सियों को आपस में पकड़ लेते थे और फिर ऐसे 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 घुमा के एक किनारे को छोड़ देते थे। तो ये पत्थर जो होता था तो स्पीड से जाता था। तो वो पत्थर बाहर की ओर चला गया। वो काय की वजह से चला गया? केंद्र की ओर आया कि केंद्र से बाहर की ओर गया? केंद्र में तो मैं था। वो कहां चला गया? बाहर की ओर चला गया। उसी को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल। बाहर की ओर फेंक जाना क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय। बात सही में आ रही? जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? वॉशिंग मशीन घूम रही है, घूम रहे कपड़े, तो कपड़ों का जो मैल है वो उचक उचक के कहां चला गया? कोनियों में बाहर चला गया। जैसे कि मैं मही बहा रहा हूं, क्या कर रहा हूं? मही। तो जो हमारी अरई है, अरई है, तो उससे मक्खन साइडों की ओर फेंक जाता, वो क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्र का मतलब क्या है? केंद्र से बाहर की ओर बल। ठीक है। उदाहरण के लिए दूध से मक्खन अलग करने की मशीन, कपड़ा धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन इत्यादि का उदाहरण है? अपकेंद्रीय। क्या उदाहरण है? मक्खन निकालने की मशीन, कपड़ा धोने की मशीन, अपकेंद्र का। ठीक है।